से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले सुप्रभाव को स्पष्ट रूप से विस्तार पूर्वक व्यक्त किया गया है। एक व्यक्ति के गुलाब के फूल के साथ काल्पनिक वार्तालाप के माध्यम में हंसी के वास्तविक तात्पर्य तथा इसे सदा बनाए रखने की विधि का भी निरूपण किया गया है। यह एक स्वसिद्ध तथ्य है कि मानसिक स्थिति का स्वास्थ्य से गहन संबंध होता है। अधिकांश रोग मानसिक तनाव के कारण ही उत्पन्न होते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति कोई अशुभ समाचार सुनकर आकुल हो जाता है तथा निराशा उसके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसके कारण होता है मानसिक तनाव। इसके विपरीत हंसी मस्तिष्क की नसों को इस प्रकार प्रभावित करती है कि निराशा तथा आकुलता दबने लगती है तथा पाचन क्रिया उत्कृष्ट हो जाती है। रक्त प्रभाव में उत्तमता आ जाती है तथा व्यक्ति ताजगी का अनुभव करने लगता है। फलतः वह मुंह खोलकर ठहाके लगाता है, जिसके कारण नाक सिकुड़ जाती है तथा आंखें बंद होने का प्रयत्न करती है। कंधे ऊपर उठते हैं तथा सिर पीछे की ओर अथवा दाएं या बाएं गति करता है। धड़ घूमने की चेष्टा करता है तथा पांव धरती पर थपथपा उठते हैं। कई बार तो आंखों में आंसू भी निकल आते हैं। यह लक्षण पूर्ण हंसी के होते हैं, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। प्रिय विद्यार्थियों, आप किसी व्यक्ति को खुलकर हंसते हुए देखकर इन सब तथ्यों का सत्यापन कर सकते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा है इसमें क्या दिया है कि हंसी एक ऐसा मतलब टॉनिक, ऐसा एक हमारे लिए एक दवाई का काम करता है कि जैसे कोई व्यक्ति किसी को मानसिक स्थिति से मतलब दुखी है या उसको कोई भी अपना मानसिक तनाव है, तो क्या होता है जब उसको कोई अशुभ समाचार सुनता है तो उसमें क्या होता है, उसके चेहरे पर निराशा अलग से दिखाई देने लग जाती है। उसे उसके चेहरे से हमें पता चल जाता है कि यह दुखी है, ठीक है ना, जिसका कारण होता है मानसिक तनाव। जब हम सोचते हैं कोई चीज, हमें दुख होता है तो हमारे चेहरे पर दुख झलकने लगता है। लेकिन इसके विपरीत हंसी क्या करती है, हंसी हमारी जो शरीर में जितनी भी नसें हैं उनको प्रभावित करती है। जब हम हंसते हैं तो हमारा पूरा शरीर किस तरह, इसमें जैसे बताया है क्या क्या होने लग जाता है जब हम हंसते हैं। एक मतलब रियल वाली हंसी जब हम हंसते हैं, वास्तविकता में जब हम हंसते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, हमारे इसमें देखो कितने सारे उसके सहायक तत्व बताएं क्या होता है। रक्त प्रवाह में उत्तमता आ जाती है, मतलब जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसमें उत्तमता आ जाती है। व्यक्ति ताजगी, मतलब हमें फ्रेश महसूस होता है, ताजगी का अनुभव होता है। फलतः वह मुंह खोलकर ठहाका लगाता है, जिसके कारण जब हम एक अच्छी वाली हंसी हंसते हैं, जब मन से हंसते हैं, दिल से हंसते हैं, तो हमारे साथ क्या होता है, जब हम जोर जोर से हंसते हैं तो हमारी नाक सिकुड़ जाती है, आंखें बंद होने लग जाती हैं, है ना, कंधे ऊपर उठने लग जाते हैं। ये सब इसमें बताया। और उन्होंने कहा भी है कि जो हमने बताया है उसका आप किसी व्यक्ति को, जो व्यक्ति अच्छे से हंस रहा है उसको देखकर आप इन सब बातों को देख भी सकते हैं, सत्यापन भी कर। सत्यापन मतलब उस चीज का आप उस चीज को मतलब अपने सामने देखकर उस चीज को सत्य बना सकते हैं, मतलब सत्य आपको महसूस हो सकता है, हाँ सच में ऐसा ही है। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार हंसी शरीर पर निम्नलिखित विधियों से प्रभाव डालती है। पहला, हंसी की शरीर की मांसपेशियों के तनाव में भारी कमी आ जाती है। हंसने से शरीर का स्लम लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, फलतः श्वसन क्रिया
परिष्कृत, फलतः श्वसन क्रिया परिष्कृत तथा सुगम हो जाती है। हंसने से हृदय का व्यायाम हो जाता है तथा रक्त प्रभाव में सुधार आ जाता है। हंसने से फलस्वरूप शरीर का ऊष्मांक कम हो जाता है तथा शरीर हल्का हो जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना परम आवश्यक है कि किसी चीज की भी अति हानिकारक होती है। हाँ देखो, अब इसमें क्या कहा गया है कि हमने हंसी के बारे में पढ़ा है, हाँ अच्छा होता है, लेकिन इसमें लिखा भी गया है कि कोई भी चीज है, चाहे वो हंसना है, चाहे दुख है, रोना है, किसी भी चीज की अति मतलब अधिकता, वो भी हानिकारक होती है। कैसे होती है? पढ़ो लक्ष्मी आगे। अतः अत्यंत उच्च हंसी हृदय रोग का भी कारण बन सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पेट का ऑपरेशन कभी कभी हुआ हो, अभी हुआ हो, तो उसके लिए अधिक हंसना भयानक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उसके पेट के टाके खुल सकते हैं। कुछ भी कहिए, हंसी व्यक्ति के मिजाज को ऊपर उठने वाला टॉनिक ही माना जाता है। यह मस्तिष्क की ग्रंथियों को खोलकर व्यक्ति के चेहरे को हिला देती है। प्रायः यह कहा जाता है कि हंसने पर कोई दाम नहीं लगते। यही नहीं, हंसी पास बैठे व्यक्तियों को भी प्रसन्नचित्त बना देती है। वह भी हंसने वाले को कई हानि पहुंचाए बिना हंसी अन्य लोगों पर भी सकारात्मक प्रभाव ही डालती है। सम्मुख व्यक्ति को लोग ढूंढते रहते हैं तथा उसके साथ मित्रता करने के लिए उत्सुक रहते हैं। इसके विपरीत चिड़चिड़े व्यक्ति से हर कोई दूर रहने की चेष्टा करता है। हम निकाल लिया। ठीक है, सभी बच्चे अभ्यास कार्य निकालेंगे। प्रश्न दिए हैं, नाक सिकुड़ने तथा आंखें बंद होने की प्रक्रिया किस प्रकार की हंसी में होती है? पूर्ण हंसी में होती है। जब हम पूर्ण तरीके से दिल से हंसते हैं तो इस प्रकार की प्रक्रिया होती है। हम कब हंसते हैं? जब हम अच्छे मिजाज में होते हैं। मिजाज मतलब मूड, ठीक है। मूड अंग्रेजी शब्द है, मिजाज ये हिंदी हमारा अपना शब्द नहीं है, ये फारसी शब्द है, ठीक है। मिजाज। शरीर का ऊष्मांक कम कब हो जाता है? हंसी के फलस्वरूप। ऊष्मांक क्या होता है? कोई बताएगा ऊष्मांक क्या होता है? मैम आपने ये सेकंड में मिजाज के बाद ये काट दिया है। हाँ, ये 2 बार लिखा था ना, में होते हैं। ऊष्मांक का क्या अर्थ होता है? कौन बताएगा? पता है किसी को ऊष्मांक क्या होता है? कैलोरी, जिसे आप अंग्रेजी में बोलते हैं ना कैलोरी। जब हमारी कैलोरी बढ़ जाती है तो हमारा वेट भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हाँ। किस प्रकार के व्यक्ति से हर कोई दूर रहने का प्रयास करता है? चिड़चिड़े व्यक्ति से। किस प्रकार के व्यक्ति से? चिड़चिड़े व्यक्ति से। बहुविकल्पीय प्रश्न दिए यहाँ पर। अशुभ समाचार सुनकर मनुष्य प्राय हो जाता है हर्षित, आकुल, भयभीत। क्या हो जाता है? आकुल। हंसी के कारण उत्कृष्ट हो जाती है निद्रा, कार्य क्षमता, पाचन क्रिया।
ठहाका लगाते समय पीछे की ओर या दाएं बाएं गति करता है। हंसने वाले का धड़ सिर। हंसी का प्रभाव होता है। बेकार, जादुई, अच्छा। अच्छा। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में दीजिए। स्वास्थ्य का गहन संबंध किसके साथ होता है? मानसिक स्थिति के साथ होता है। अधिकतर रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं? मानसिक तनाव के कारण। जब हम मन से दुखी होते हैं, हमारे अंदर मानसिक तनाव बढ़ जाता है, मेंटली जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो हमें कई रोग घेर लेते हैं, हमें कई बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। हंसी किन दो चीजों को दबा देती है? निराशा और उल्टा। ठहाका लगाते समय कौन सा अंग बंद होने की चेष्टा करता है? आंखें। हंसते समय आदमी का मिजाज कैसा होता है? अच्छा। जीवन में सुख अधिक होता है अथवा दुख? दुख। 2 मिनट में हमारा ये नहीं हुआ है। इसके बाद शब्द भंडार में यहाँ पर पर्यायवाची शब्द दिए हैं। दोनों यहाँ पर जो शब्द दिए उनके दो दो पर्यायवाची शब्द लिखने, जैसे विद्यार्थी को हम क्या क्या बोलते हैं? छात्र बोलते हैं, शिष्य बोलते हैं ना। उत्तम, उत्तम का अर्थ होता है अच्छा, श्रेष्ठ। उपाय, उपाय का अर्थ होता है युक्ति, तरकीब। इस तरह से आप दो दो शब्द यहाँ पर इनके पर्यायवाची लिखेंगे। ठीक है। आश्वस्त, आश्वासन देना, है ना, निश्चिंत, ये सभी इसके पर्यायवाची होते हैं। यहाँ पर नीचे विलोम शब्द लिखने हैं, जैसे पर्याप्त का अपर्याप्त, कुप्रभाव का सुप्रभाव, हानिकारक लाभदायक, सुविधा असुविधा, सुगंध दुर्गंध, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद संज्ञा शब्द बनाने हैं। कठिन से कठिनाई या कठिनता, उचित से औचित्य, निर्मल से निर्मलता, सिद्ध से सिद्धता। यहाँ पर लिख लेंगे सिद्धता। असीम से असीमता, आकुल से आकुलता। ठीक है। और नीचे विशेषण शब्द दिए हैं, बनाने हैं हमें शब्दों से। प्रकृति से जैसे प्राकृतिक बनता है, उद्यम से बनेगा उद्यत, मूल्य से मूल्यवान, सुगंध से सुगंधित, अभिमान से अभिमानी, प्रभाव से प्रभावी। इस तरह से आप यहाँ पर विशेषण शब्द बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए भाषा कौशल्य में विज्ञान से विशेषण क्या शब्द क्या बनता है? वैज्ञानिक, है ना। विशेषण बनने की इस विधि को स्पष्ट कीजिए। हम विशेषण कैसे बनाते हैं? हम विशेषण शब्द, जो शब्द दिया होता है, कौन से शब्दों से बनते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, इन शब्दों से विशेषण शब्द हम बनाते हैं। उनके बाद प्रत्यय या पहले उपसर्ग लगाकर करते हैं। विशेषण शब्द कैसे बनाते हैं? जो भी शब्द दिया होता है, संज्ञा का हो, सर्वनाम का हो, क्रिया का हो, उनसे पहले उपसर्ग या बाद में प्रत्यय लगाकर बनाते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर सप्ताह से साप्ताहिक, ठीक है, इक प्रत्यय लगाया हमने। संसार से सांसारिक, इसमें भी इक प्रत्यय लगाया है। वर्ष से वार्षिक, तर्क से तार्किक, इन सब में क्या लगा है? इक प्रत्यय लगा है। बुद्धि से बौद्धिक, कल्पना से काल्पनिक। ठीक है। इस तरह से हम इनमें प्रत्यय लगाकर इनकी रचना करते हैं, इनको विशेषण शब्द बनाते हैं। ठीक है। वर्णमाला में कौन से चार अंतस्थ कहलाते हैं? चार व्यंजन होते हैं। ठीक है। वर्णमाला में जो अंतस्थ अक्षर कहलाते हैं, या, र, ल, व, ये चार होते हैं, ये अंतस्थ कहलाते हैं। ठीक है। और इसमें प्रश्न 2 में दिया है, वर्णमाला में क से लेकर मैं तक अक्षरों को क्या नाम दिया गया है और यह नाम क्यों दिया गया है? जो हम कैसे मैं तक पढ़ते हैं अक्षर, उनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कौन से व्यंजन कहा जाता है? स्पर्श व्यंजन। इनको क्यों कहा जाता है स्पर्श व्यंजन? क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो जो हवा है वो हमारे जीभ या मुंह के अलग अलग हिस्सों को टकराकर बाहर आती है, मतलब स्पर्श करती हुई बाहर आती है, इसलिए हम इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा देनी है और उसके उदाहरण लिखने हैं। निश्चयवाचक, जो सर्वनाम शब्द पास या दूर की
किसी वस्तु की ओर संकेत करते हुए निश्चित बोध कराते हैं। ठीक है, और निश्चयवाचक सर्वनाम ये उसमें होते हैं निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे यह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है, या यह पुस्तक मेरी है, ये हमारे खिलौने हैं। ठीक है, वह पार्क कितना सुंदर है। ठीक है, और जब हम इन्हीं शब्दों को सजीव वस्तु सजीव के लिए प्रयोग करते हैं तो किस में आ जाते हैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाते हैं। ठीक है, अभी हमने सर्वनाम का पाठ पढ़ा था ना, तब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जब हम दिस दैट दोस दीज का प्रयोग करते हैं तो वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जब हम ही सी दे का प्रयोग करते हैं, ही सी का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, जैसे ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, तो ये किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में आएगा या पुरुषवाचक सर्वनाम में आएगा, किस में आएगा बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, और जैसे दिस इज माई बुक, यह मेरी पुस्तक है या यह पुस्तक मेरी है, तो ये किस में आएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम में। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर श्रुति सम शब्द दिए हैं, कष्ट और कुष्ठ। कष्ट तो दुख होता है, ठीक है, कुष्ठ एक रोग होता है जिसे हम कोढ़ का रोग बोलते हैं, कोढ़। ठीक है, कुष्ठ एक रोग होता है, कष्ट का अर्थ दुख होता है, अंश का अर्थ कंधा होता है और अंश का अर्थ भाग होता है। सामान ढोने वाले अंश मीन्स कंधे भारिक कहे जाते हैं। 100 का 10वां अंश मीन्स भाग 10 होता है। इस तरह से आप इनका भिन्नार्थक शब्द प्रयोग करेंगे। ठीक है।